एक सिंबल के अंदर, तो 6 टाइम्स डाटा रेट इंक्रीज़ हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 बिट्स, यानी 2 टाइम डाटा रेट। तो अगर फेवरेबल हमारे पास कंडीशन है, इसी तरह BPS के भी यूज़ होता है। तो अगर BPS के यूज़ किया जाए तो BPS के बेसिकली 2 PSK है, तो इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 1 जस्ट 1x डाटा रेट। तो अगर फेवरेबल चैनल कंडीशंस हैं, चैनल अच्छा है, सिग्नल्स अच्छे मिल रहे हैं, तो हम फिर अच्छी वाली मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करेंगे जो हमें ज़्यादा डाटा रेट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर तो हम 4x यूज़ कर सकते हैं 1x एडवांस में, जैसे लास्ट स्लाइड में था, मगर एट द बाउंड्री चैनल कंडीशंस आर नॉट गुड, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। बाउंड्री है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, सिग्नल टू नॉइज़ प्लस इंटरफेरेंस रेशो वो अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर फिर ये तो यूज़ ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो कवरेज से ही बाहर था। तो वहाँ हम एटलीस्ट इतनी कवरेज दे सकते हैं, इतने यूज़र्स को कैपेसिटी इतनी मेंटेन रख सकते हैं। तो हमारे पास 1x एडवांस में एक तो ये भी फ़ायदा हुआ नई टेक्नोलॉजी के साथ। नई टेक्नोलॉजी में जो ये एडवांसमेंट्स आई हैं वो तो रिसर्च कम्युनिटी की तरफ से आई हैं, मगर रिसर्च कम्युनिटी को प्रोजेक्ट्स में तब्दील करके और उसमें जो डेवलपमेंट्स की गई हैं वो क्वेलकॉम ने की। यानी फेवरेबल चैनल। क्या इसमें एडेप्टेबिलिटी है कि जी इसमें चले, अभी ये डिस्कशन शुरू हो गई है, उस पर तकरीबन 2005 से ऑनवर्ड इस पर काम शुरू हुआ है इस टेक्नोलॉजी पर कि एडेप्टिव मॉड्यूलेशन पर। एडेप्टिव मॉड्यूलेशन अप्रोचेस के मॉड्यूलेशन अकॉर्डिंग टू चैनल कंडीशंस वो लिंक चेंज कर सके, ट्रांसमीटर चेंज कर सके, और इसकी फीडबैक वो हर दफ़ा रिसीवर से ले। रिसीवर कहे कि इस वक्त परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, बिट एरर रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो फीडबैक अपनी भेजे, तो ट्रांसमीटर फिर लोअर मॉड्यूलेशन पर आ जाए। तो लोअर मॉड्यूलेशन में ये होता है बिट एरर रेट कम होते हैं, क्योंकि जितना आप ये जो के वैल्यू है इसको हम m कहते हैं, m री मॉड्यूलेशन, जैसे m को m है, और 2 रेज़ टू पावर k नंबर ऑफ बिट्स इन वन सिंबल k। तो अगर हम k को प्लॉट करें कैपेसिटी के साथ, तो जैसे जैसे k बढ़ता जाता है कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, लीनियर कर्व है। मगर अगर हम बिट एरर रेट के साथ इसको प्लॉट करें, ये मैं जो ब्लू वाला प्लॉट है यानी परफॉर्मेंस के साथ, तो परफॉर्मेंस जैसे जैसे के बढ़ेगा परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाती है। तो अगर किसी तरीके से हम परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकते हैं और परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, तो परफॉर्मेंस कैसे बेहतर रखी जा सकती है? विद गुड एस्टिमेशंस ऑफ द चैनल। अगर चैनल एस्टिमेटर को हम अच्छा यूज़ कर सकें, अच्छी इक्वलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकें, तो मगर एक टाइम के बाद चैनल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो किसी भी सूरत में कंट्रोलेबल नहीं रहती, तो फिर हम सीधा यहाँ से उठा के मॉड्यूले ये के को 1 पे ले जाते हैं, तो बिट एरर रेट बेहतर हो जाता है। यानी सॉरी, ये हायर, ये उल्टा ये भी है, यानी बिट एरर रेट बढ़ेगा। मैं तो बिट एरर रेट इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा था कि परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो बिट एरर रेट ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो फिर हम यहाँ से उठ के वापस यहाँ पर आ जाते हैं, तो बिट एरर रेट भी कम होता है, मगर फिर कैपेसिटी भी कम मिलती है।
अगर बीट एरर रेट कम है तो कैपेसिटी भी कम है। तो परफॉर्मेंस और कैपेसिटी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी जो पिछले वाला जो प्लॉट मैंने वैसे ड्रॉ किया था वो बेसिकली परफॉर्मेंस थी, यानी वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिट एरर रेट के साथ। तो बिट एरर रेट बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस डीग्रेड होगी, तो परफॉर्मेंस डीग्रेड होगी, कैपेसिटी आप अच्छी अचीव कर सकते हैं। कैपेसिटी क्यों अच्छी अचीव कर सकते हैं? क्योंकि आप ज़्यादा यूज़र्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, इसलिए तो परफॉर्मेंस ख़राब हुई। क्लियर? क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? अब जो CDMA, ये ऊपर वाली जो तीनों लाइंस हैं ये CDMA की हैं। तो CDMA की डेवलपमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ईयर। ये वाला हिस्सा 2011 के एंड तक और 2012 पिछले साल जितनी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी थी, और ये वाला हिस्सा जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, मगर अब ये थोड़ा सा प्लॉट आगे चला गया है। तो ये CDMA 1x एडवांस आगे तो हायर डाटा रेट्स प्रोवाइड करता है। एवडो है, एवडो की जो रिवीजन हुई है, रिवाइज्ड वर्जन है यानी उसके, और फिर जो डाटा ऑप्टिमाइज्ड एडवांस उसका जो एनहांस्ड वर्जन है जो 4G तकरीबन के बराबर हम समझ सकते हैं। HSPA प्लस जिसकी कमर्शियल रिलीज़ आ चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, और HSPA प्लस जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होगा रिलीज़ 10 और रिलीज़ 9, जो कि ज़्यादा बेहतर डाटा रेट प्रोवाइड करती हैं, और फिर HSPA प्लस एडवांस्ड जिसके बारे में अभी काम हो रहा है, और इसी तरह LTE जो FDD और TDD के साथ कमर्शियली अवेलेबल है। सबसे पहले यानी एरिक्सन ने इसे लॉन्च किया है, और टोटली यानी इस वक्त काफ़ी कंट्रीज़ में काम कर रहा है, और एरिक्सन डेवलपमेंट मुख्तलिफ यूरोपियन उस 3G पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 2 से आई है। तो LTE जो फ्यूचर की रिलीज़ हैं, मगर यही चीज़ LTE एडवांस के नाम से 4G में है। तो आप देखते हैं कि CDMA अभी भी कंपेटिटर है, और CDMA पता नहीं कब तक चलेगा साथ साथ, क्योंकि रिसर्च कम्युनिटी अब भी CDMA पर काम कर रही है, लोग CDMA पर काम कर रहे हैं, और मल्टी यूज़र डिटेक्शन जो कि बेसिस है CDMA और OFDM की, तो उस पर काम हो रहा है। तो उसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स आगे होती हैं तो ये कर्व आगे चलता रहेगा, मगर कुछ कर्व मसलन TDMA वो अब इसका कंपेटिटर नहीं रहा, वो आगे मज़ीद उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कैपेसिटी की इम्प्रूवमेंट इतनी हो सके। तो ये कुछ आप ज़रा स्टडी कर लें। ये चाइना का 3G TD-S CDMA, चाइना का अपना 3G वर्जन है। तो उसने ना ये यूज़ किया ना ये यूज़ किया, बल्कि WCDMA जैसा उसने अपना एक सिस्टम निकाला, टाइम डिवीज़न बेस्ड सिंक्रोनस CDMA। तो ये भी चांसेस हैं कि जोंग इसको इम्प्लीमेंट कर दे। कंपैरिजन में बेहतर तो लाजमी बात है कि क्वालकॉम की मज़ीद डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और या फिर LTE में डे बाय डे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसी तरह HSPA प्लस में भी, क्योंकि वो उसके LTA के साथ है। तो ये तीनों साथ एक जैसी चल रहे हैं, और क्वालकॉम इसको चला रही है। तो अब तो तकरीबन कन्वर्जेंस उनके आपस में आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो अलग अलग पाथ थे, अब तो तकरीबन कन्वर्ज फॉर्म में हमें मिल रहा है सब कुछ। मगर
अगर आप 3G की हद तक आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेहतर ये है कि आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जैसे GSM है तो लाजमी बात है कि मैं कोशिश करूँगा कि 50% इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा वो रहे, तो उसे मुझे उखाड़ना ना पड़े। तो ये अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना इनिशियल, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है और तो वो अच्छी बात है। अगर GSM पहले से लगा हुआ है, जैसे सारी कंपनीज GSM पे हैं, कोई भी कंपनी IS 95 पर ऑपरेट नहीं कर रही पाकिस्तान में, तो क्यों हम CDMA 2000 पर जाएं? तो WCDMA और फिर वहीं लिगेसी हमें LTE में भी ले जाती है और LTE से LTE एडवांस में ले आती है। तो ये सबसे बेहतर बात है। ठीक है, इस स्लाइड को थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं, बाकी कुछ स्लाइड्स आपकी रीडिंग असाइनमेंट के लिए। 3G पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, 3G partnership project LTE, long term evolution, also referred to as EUTRA. UTRA बेसिकली इसका एक और IMT 2000 इसको कहा जाता है, ये 3G को। इसका एक और नाम भी है, उसे UMTS कहा जाता है कंबाइंड फॉर्म में। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। फिर UTRA की एक टर्म यूज़ होती है कि जो रेडियो एक्सेस के लिए, UMTS की रेडियो एक्सेस के लिए यूटिलाइज होती है। तो उसको एनहांस फॉर्म में अगर हम देखें तो वो EUTRA है, यानी समथिंग दैट इज़ 3G प्लस या फिर अल्ट्रा या इवॉल्व्ड UTRA। तो उन्होंने उस पर काम किया और 2005 में जो काम शुरू हुआ तो LTE पब्लिसाइज्ड हुआ, यानी रिलीज़ 8 में। तो जैसे हमने देखा कि रिलीज़ 8 तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और रिलीज़ 9 और 10 के बाद इम्प्लीमेंटेशन उसकी अभी तक नहीं हुई थी। बहरहाल 2012 में शायद रिलीज़ 9 की भी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो दिसंबर में उसे 2008 में उसे फाइनलाइज कर दिया गया। LTE सबसे पहले स्वीडन में लॉन्च हुआ 2012 में और एरिक्सन ने उसे लॉन्च किया। तो ये वो ऑपरेटर था टेलियस सोनेरा जिसने ऑपरेट किया इसे। और LTE बहुत सारी स्केलेबल बैंडविड्थ यूटिलाइज करता है, 1.25 मेगाहर्ट्ज से ऑनवर्ड टू 20 मेगाहर्ट्ज। तो 20 मेगाहर्ट्ज 5 मेगाहर्ट्ज के 4 चैनल्स को भी कंबाइन कर देता है। इस तरह इन दोनों लेगेसीज को वो प्रॉपर वे से यूज़ करता है, यानी कंबाइन करता है। तो OFDM और MIMO टेक्नोलॉजी एम्प्लाई की जाती हैं। तो डाटा रेट काफ़ी एनहांस, मसलन डाउनलिंक के लिए 172.8 मेगाबिट्स पर सेकंड तो एनहांस डाटा रेट्स हैं, और अपलिंक के लिए 86 तकरीबन 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। तो अगर देखा जाए तो इंटरऑपरेबिलिटी को अगर बीच में से निकाल दें तो बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी ITU ने जो सेट की थी तो वो वैसे ही LTE ही पूरी करता है अपने इनिशियल रिलीजेस में, नॉट LTE एडवांस, जस्ट LTE। तो LTE डाउनलिंक में OFDM को यूज़ करता है और अपलिंक में कम ज़रूरत है, ज़्यादा कैरियर्स की ज़रूरत नहीं है, डाटा रेट कम चाहिए, इसलिए उसमें FDMA की अप्रोच यूज़ करता है, सिंगल कैरियर FDMA। और बैंडविड्थ तो खैर HSDPA जो डाउनलिंक में प्रोवाइड करता है 3G का हायर स्टैंडर्ड, 3G का जो हायर स्टैंडर्ड है तो वो जो प्रोवाइड करता है उससे ट्वाइस डाटा रेट ये दे सकता है, तो कैपेसिटी। और
इसमें OFDM में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि OFDM तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ी सी उसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह CDM में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मगर उसकी एक ऐसी प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर फॉर्म में हो तो कैपेसिटी ज़ीरो पे आ जाती है, और वो प्रॉब्लम है मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस, जो हमने पहले भी डिस्कस की है। तो इसी तरह OFDM में एक प्रॉब्लम है, और वो है कि जो पीक टू एवरेज पावर रेशो है, मसलन जो कैरियर्स हैं, सब कैरियर, हर कैरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो ऑर्थोगोनल कैरियर समझे जाते हैं। तो अगर एक कैरियर की जो रेशो है, मसलन एवरेज जो पीक्स हैं, उनमें जो पीक टू एवरेज रेशो अगर वो बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कुछ कैरियर जो हैं वो काफ़ी नीचे आ गए हैं, यानी उनकी पावर कम है। तो जब उनकी पावर कम है तो वो वैसे ही इग्नोर हो जाएंगे एज इंटरफेरेंस। तो वो इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन कैरियर्स पर जो डाटा आपने सेंड किया है वो वैसे ही लॉस में सारा चला जाता है। तो इस रेशो को मेंटेन रखा जाता है। तो LTE में इस रेशो को 2 to 6 dB के लेवल तक मेंटेन रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि इसके अंदर अंदर रहे। 0 dB पर तो हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 dB तो आइडियल है। आइडियल का मतलब कि सब कैरियर की जो पीक्स हैं एग्जैक्टली इक्वल हैं। एवरेज यानी पीक भी 1 पे है और एवरेज भी 1 पे है, मगर वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये चेंज होती रहती हैं इंटरफेरेंस के साथ, और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के साथ, और फेडिंग के साथ, जो हर फ्रीक्वेंसी पर नैरो बैंड फेडिंग डिफरेंट होती है। तो इसलिए इस रेशो को तो 2 से 6 dB तक रखा जाता है। अगर ये 3 dB रहे तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, कि पीक की एवरेज से डबल पावर है, और अगर 6 dB हो तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी पीक बीच में मौजूद है कि जिसकी 4 टाइम्स पावर है। मगर इससे अगर ज़्यादा हो गई तो फिर सिस्टम बैठ जाएगा। तो LTE में ये वैल्यू मेंटेन रखी जाती है। और 5 मेगाहर्ट्ज़ अगर हम बैंड लें तो वो HSPA प्लस यानी 3G WCDMA की लेगेसी को फॉलो करेगा, 5 मेगाहर्ट्ज़। तो उसकी मदद से फिर जो डाटा रेट अचीव किया जाता है सिर्फ 5 मेगाहर्ट्ज़ पर, तो वो डाटा रेट ये होंगे जो कि HSPA प्लस के डाटा रेट से ज़्यादा हैं, तकरीबन डबल उसी एक बैंडविड्थ पर। और इसी तरह अगर 1.25 मेगाहर्ट्ज़ की लेगेसी को फॉलो किया जाए तो फिर डाटा रेट तो ज़रा कम होगा, मगर इसका मतलब है कि हम 1x की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, यानी CDMA 2000 की। तो किसी भी उसको फॉलो किया जा सकता है बैंडविड्थ को। और मॉड्यूलेशन स्कीम जो प्रोवाइड की जाती हैं इसके अंदर LTE के अंदर, वो QPS के हैं, 16 QAM है और 64 QAM, एंड इट इज़ एडेप्टिव, यानी चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू चैनल कंडीशंस। LTE कैन बी ट्रीटेड एज 3.9 और बाज़ लोग इसे 3.99 भी कहते हैं, और एक रिलीज़ में इसे 4G भी कहा गया है। तो अब ज़रा दोबारा थोड़ा सा कि LTE की जो हमारे पास लेवरेजेस हैं, वाइडर और अनपेयर्ड स्पेक्ट्रम, यानी बहुत, क्योंकि TDD जब प्रोवाइड होगा तो अनपेयर्ड होगा, क्योंकि हमें फिर पेयर की ज़रूरत नहीं है। अपलिंक और डाउनलिंक सेम फ्रीक्वेंसी पर, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स उनके अंदर की जाएगी, तो हमें तो फिर एडिशनल स्पेक्ट्रम की ज़रूरत नहीं होती, सेम स्पेक्ट्रम हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो 8 तक इम्प्लीमेंटेशन कमर्शियली अवेलेबल है, और अगली रिलीज़ इस वक्त मौजूद हैं। ITU की जो रिकमेंडेशंस हैं, तो रिक्वायरमेंट्स, तो वो 4G के लिए यानी IMT एडवांस्ड के लिए क्या हैं 4G के लिए।
पाकिस्तान में लाइसेंस अभी PTA दे रही है, तो उसमें एक साथ एक कंडीशन रखी गई है, वो ये कि जो ऑपरेटर भी 3G लगाना चाहता है वो साथ अपना यानी एग्रीमेंट साथ ये इसका भी दे कि वो फिर 4G में उसे कन्वर्ट करेगा फ्यूचर में। तो ये भी अच्छी बात है ताकि कम से कम टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा सके पाकिस्तान के अंदर। बस शायद महीने 2 में आ जाए। नहीं, PTA के चेयरमैन अच्छे आदमी आ गए हैं, वो हमारे एक फैकल्टी मेंबर ही हैं जो कि PTA के चेयरमैन डॉक्टर इस्माइल शाह साहब। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एक ब्यूरोक्रेट नहीं है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा आदमी है। वर्ल्ड वाइड फंक्शनैलिटी एंड रोमिंग that would be provided seamless connectivity between different heterogeneous networks, compatibility of services, मुख्तलिफ services के साथ जो equipment होगा that would be compatible, and interworking with the interoperability or interworking with other radio access systems like Wi-Fi and others, and enhanced peak data rates 100 megabits per second for high mobility users and 1 gigabits per second for low mobility users। बाद में इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है क्योंकि 1 gigabits per second और वायरलेस में यानी जो वायर में भी अवेलेबल नहीं होती, तो वायर में भी अवेलेबिलिटी उसकी बड़ी मुश्किल है। DSL और ये वायर्स सारी जवाब दे जाती हैं, सिर्फ कोएक्सियल भी नहीं बल्कि ऑप्टिकल फाइबर पर हम जाते हैं 1 गीगाबिट्स पर सेकंड के लिए। तो अगर वो एक सिंगल यूज़र को वो वायरलेसली मिलती है तो बहुत हाई डाटा रेट है। इसको थोड़ा सा लूज़ करके 400-300 तक लाया गया है। तो डाटा रेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स सेट की गई हैं ये वाली, तो अगर हम इसको इन टर्म ऑफ पीक लिंक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के उसमें देखें, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक टर्म है जो कि हम शायद बाद में भी थोड़ी यूज़ करें। तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी डाटा रेट ऑफ द लिंक divided by bandwidth used। तो हमारे पास डाटा रेट किस में आएगा, बिट्स पर सेकंड पर यूज़र। तो ये बैंडविड्थ हर्ट्स में होगी, तो इस तरह हमारे पास एक टर्म आएगी बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स। तो ITU ने असल में ये वाली वैल्यूज़ दी हैं कि बाकी तो आप जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करें, क्योंकि ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। मसलन 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तो दी जा सकती है अगर 100 से भी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ कर लिया जाए, तो वो तो दे दी गई, कोई स्टैंडर्ड उसे दे दें, मगर वो वे नहीं है। वे क्या है कि बैंडविड्थ, क्योंकि वो प्रीशियस यानी जो स्पेक्ट्रम है वो प्रीशियस रिसोर्स है, तो उसे सेव करना है, तो उसकी ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन करनी है। फॉर दैट पर्पस तो डाटा रेट्स को फिर इन टर्म्स ऑफ पीक लिंक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी दे दी गई कि 15 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स, वो एक हर्ट्स में 15 बिट्स पर सेकंड की स्पीड मिलनी चाहिए अगर एक हर्ट्स यूटिलाइज करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 5 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ अगर स्केलेबल है, यानी 4G में भी स्केलेबल होंगी,
तो स्केलेबल अगर बैंडविड्थ है, इसका मतलब है कि एक यूज़र जिसे कम बैंडविड्थ की ज़रूरत है वो क्यों 20 मेगाहर्ट्ज़ हर दफ़ा उसे मिले, तो उसे फिर 1.25 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मिल जाएगी। तो अगर वो मिलती है 1.25 मेगाहर्ट्ज़ तो फिर ये टर्म कितनी हो जाएगी, तकरीबन कोई 18 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो 18 मेगाबिट्स पर सेकंड काफ़ी है, तो बिल भी उस हिसाब से कम बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का वो पे करेगा। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है तो फिर वो हायर यानी 20 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ पर चला जाएगा। तो 20 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ पर ये वाली टर्म फिर कहाँ चली जाएगी, 20 मेगाहर्ट्ज़, इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 मेगा से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 मेगा से मल्टीप्लाई करके तो बड़ी हाई बैंडविड्थ मिल जाएगी, तकरीबन 300-400 मेगाबिट्स पर सेकंड। और इसी तरह अपलिंक में कम ज़रूरत होती है, इसलिए इसके लिए कम वैल्यू रखी गई है। और ये ITU की रिकमेंडेशंस मौजूद हैं, आप मज़ीद उसे कंसल्ट कर सकते हैं। Now that was the history of cellular communication systems from 1G to 4G। और डिटेल के साथ इसलिए है क्योंकि ये आम आदमी के जहन में भी ये जीज़ के बड़े क्वेश्चंस होते हैं और डाटा रेट्स के और स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो आप एक इंजीनियर हैं, आपको इनका पता होना चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम अपने सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम्स की तरफ आते हैं और नेक्स्ट 10 वीक्स वुड बी यूटिलाइज्ड इन डिज़ाइनिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंशाल्लाह। तो पहला जो स्टेप है एक सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम का कि सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के डिफरेंट BSs वो कनेक्टेड होंगे। एक BS मीन्स BTS प्लस BSC, तो वो कनेक्टेड होंगे MSC के साथ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ, और MSC फिर अपनी गेटवे MSC के ज़रिए वो PSTN के साथ कनेक्टेड हो सकती है या किसी और लैंड मोबाइल नेटवर्क की गेटवे MSC के साथ कनेक्टेड हो सकती है। तो आगे फर्दर ये कनेक्शन मौजूद हैं। तो जो सेलुलर टेलीफोन स्ट्रक्चर है उनमें मोबाइल स्टेशन, हैंड हेल्ड डिवाइस, इम्पोर्टेंट टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल बेस स्टेशन। और यही वो लिंक है जिसे हमने डिज़ाइन करना है, क्योंकि बेस स्टेशन से आगे तो ऑप्टिकल फाइबर और सब कुछ मौजूद है, वो तो बॉटल नेक नहीं है, बॉटल नेक ये है और इसी की डिज़ाइनिंग है। और जो सर्विसेज दी जा रही हैं सेलुलर की सारी इसी जो एयर इंटरफेस के लिए हैं। तो BS बेसिकली क्या है, टावर्स हैं जिसमें सेवरल ट्रांसीवर्स होते हैं और प्लस देयर कंट्रोलर्स। मोबाइल स्विचिंग सेंटर या उसे मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी कहा जाता है, MTSO। तो ये एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तमाम BSs की। अब थोड़ा सा ज़रा हम चैनल्स की तरफ चले जाते हैं। वैसे तो हम ज़रा जनरलाइज्ड स्टडी करना चाहते हैं, मगर थोड़ी सी अप्रोचेस डिफरेंट हैं। मसलन CDMA में चैनल्स की अप्रोचेस ज़रा डिफरेंट हैं और रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। इसी तरह GSM के जो TDMA सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, क्योंकि उसमें ओवरहेड्स डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर TDMA बेस्ड सिस्टम है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन। तो वो सिंक्रोनाइजेशन, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन चैनल की अवेलेबिलिटी होती है जो कि CDMA में उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह कुछ चैनल्स का डिफरेंस है, मगर जो मशहूर चैनल हैं हम उनकी बात करते हैं जो तकरीबन सब में सेम हैं। उनमें से एक चैनल पायलट चैनल कहलाता है, CDMA में इसे पायलट चैनल कहते हैं, और GSM के सिस्टम्स में उसे BCH
यानी ब्रॉडकास्ट चैनल या BCH ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल कहा जाता है। ये दो मुख्तलिफ चैनल्स हैं। इसमें ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आपको बाज़ औक़ात मोबाइल पर ऐसे मैसेजेस भी आ जाते हैं कि ऑपरेटर आपको भेज देता है, मसलन एक मैसेज चलना शुरू हो जाता है स्क्रीन पर, तो वो SMS यानी शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम्स के ज़रिए नहीं आता। शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम एक वैल्यू एडेड सर्विस है SMS, तो उसके ज़रिए नहीं आता शॉर्ट मैसेज सर्विस के ज़रिए, बल्कि ये डायरेक्ट आपको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ चैनल्स उसमें मौजूद हैं, मगर एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है इन दो चैनल्स का वो ये है कि ये हमेशा सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन और कैरी नहीं करते सिवाय अपनी बेस स्टेशन की इन्फॉर्मेशन के अलावा। तो जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं, ये CDMA में उसे कहा जाता है, ये उसे GSM में, मगर काम एक ही है। जब हम मोबाइल को पहली दफ़ा ऑन करते हैं किसी भी एरिया में, तो ये सबसे पहले जो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल है उसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है। तो इससे फिर ये पता चलता है कि इस पूरे रीजन में कोई बेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है। मसलन कहीं अगर हम सो रहे हों और आंख खोलें तो सामने अगर कोई इंसान ही ना मिले तो हम कहते हैं उजाड़ में कहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हमें लोग चलते फिरते नज़र आएँ तो समझते हैं फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इंसान यानी जिस तरह यानी सिग्नल्स के ज़रिए डिटेक्ट करता है, इसी तरह मोबाइल भी सिग्नल्स के लिए, ये अब याद रहेगा आप लोगों को। तो मोबाइल भी इसी तरह डिटेक्ट करता है, तो वो अपनी आँखों के ज़रिए डिटेक्ट करेगा और उसकी आँखें उसके सिग्नल्स हैं। तो इसको जब वहाँ से सिग्नल्स मिलते हैं तो ये दोबारा फिर उनकी बेसिस पर तो कंट्रोल चैनल यूटिलाइज करता है। तो कंट्रोल चैनल के ज़रिए, तो कंट्रोल चैनल फिर दो कंट्रोल चैनल होते हैं, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं, रिवर्स कंट्रोल चैनल और फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। फॉरवर्ड को डाउनलिंक कंट्रोल चैनल भी कहते हैं, इसे अपलिंक कंट्रोल चैनल भी कहते हैं। तो इस अपलिंक कंट्रोल चैनल या रिवर्स कंट्रोल चैनल के ज़रिए ये अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता है। GSM में इंफॉर्मेशन तकरीबन कुछ यूँ होती है, सिम के अंदर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो सिम GSM की खासियत है, प्रॉपर्टी है, तो सिम के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक IMSI नंबर होता है जिसे आम लैंग्वेज में IMSI भी कहा जाता है। तो ये इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन है। तो ये उसे पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आइडेंटिफाई करता है। ये हमारा ये नंबर नहीं होता जो हम यूज़ करते हैं, बल्कि ये ख़ास सिम इसे रिकॉग्नाइज़ करता है, इसका हमें पता नहीं होता, सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज़ करता है। एक नेटवर्क जब दूसरे नेटवर्क के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो IMSI को रिकॉग्नाइज़ करता है और उसके ज़रिए यूज़र रिकॉग्नाइज़ होता है। ये नंबर हर सिम में एक ही यूनिक होता है, किसी एक सिम के साथ 2-3 नंबर अटैच नहीं होते IMSI, सिर्फ एक IMSI अटैच होता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो उसमें स्टोर होती है तो वो MSISDN, तो ये मौजूद होती है। इसके मुख्तलिफ एब्रीविएशन बनाई गई हैं, मगर इसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वो यानी जो वर्ड है तो जिसकी ये एब्रीविएशन समझी जाती है तो वो मोबाइल सब्सक्राइबर इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये एक प्लेटफॉर्म है जिनसे हमें सर्विसेज मिलती हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज सारी, कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, ये सारी सर्विसेज हमें ISDN के
प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। तो ISDN प्लेटफॉर्म पर फिर मोबाइल यूज़र को एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, वो बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन है MS ISDN। इसे पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान भी असल में यूरोपियन GSM का वो आया है इसलिए यूरोपियन नाम, वरना इसे और कुछ कंट्रीज़ में इसे MIN भी कहा जाता है, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सीधा सा नंबर है, मगर ये जो नंबर है MS ISDN नंबर, ये ISDN के प्लेटफॉर्म पे यूज़ होने की वजह से है। वैसे एक ही चीज़ है, तो एक सिम एक या एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 MS ISDN रख सकती है। मसलन कई नंबर, ये वो नंबर हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो 0321505 इस तरह के जो नंबर हैं, तो ये MIN या MS ISDN है। तो 2-3 नंबर एक सिम को अटैच हो सकते हैं। एक नंबर तो होता ही है, मगर एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, मगर IMSI एक सिम के लिए सिर्फ एक होगा। ये वो चीज़ है कि जिसे हम डायल करते हैं, ये हम डायल नहीं करते, ये हमारे यूज़ में नहीं है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन कीज़ होती हैं जो ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, वो भी सिम के अंदर स्टोर होती हैं, सिम के अंदर मौजूद होती हैं, जिसे सिस्टम के साथ शेयर किया जाता है। वो बाद में हम GSM को डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा इसमें छोटा सा डेटाबेस भी होता है जिसके अंदर आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 और कीज़ भी होती हैं जो नंबर्स की सूरत में, एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसके अंदर स्टोर होता है और एक फिर पर्सनल अनब्लॉकिंग नंबर इसके अंदर होता है, या पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड जिसे PUC कहते हैं, PUC नंबर ये अमूमन। तो ये वो अनब्लॉकिंग, जब आपकी पिन ब्लॉक हो जाए तो अनब्लॉकिंग वाले कोड को फिर आप यूटिलाइज़ करते हैं ऑपरेटर के ज़रिए। तो ये सिम के साथ अटैच हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मोबाइल फ़ोन के साथ जो अटैच हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। मोबाइल जो इक्विपमेंट है उसमें IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, that is for the equipment you carry and that is unique throughout the world. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, जहाँ पर सिम मॉड्यूल नहीं यूज़ किया जाता, फिर इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर को आपके IMSI नंबर के साथ वो अटैच कर दिया जाता है, जैसे एम्प्स में और CDMA 2000 वगैरह में। CDMA 2000 में एक और सिम कार्ड यूज़ होता है, वो भी स्मार्ट कार्ड है। सिम जो GSM सिम है, तो ये स्मार्ट कार्ड के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। उस स्मार्ट कार्ड के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। हम उन स्टैंडर्ड्स में नहीं जाते क्योंकि वो डिटेल। तो जो 3G जो GSM का ऑनवर्ड वर्जन है, मसलन GSM का ऑनवर्ड वर्जन 3G, वो WCDM है, वो भी सिम ही यूज़ करता है, इसलिए ये आपस में कंपैटिबल हैं, तो कंपैटिबिलिटी है। मगर एम्प्स और IS-95 यूज़ नहीं करते थे, तो CDMA 2000 में सिम जैसा एक कार्ड यानी मुतारफ़ करवाया गया है, जिसे RUIM कहते हैं, रिमूवेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। वो CDMA 2000 के सिस्टम्स में है, वो भी सिम जैसा कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है। नहीं, सिम कार्ड के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा एक और चीज़ जो सिम कार्ड के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि वो सिम कार्ड की बातें हम कर रहे थे, तो वो है ऑपरेटर की इंफॉर्मेशन, यानी होम ऑपरेटर।
तो ये इंफॉर्मेशन HLR के साथ फिर शेयर की जाती है होम लोकेशन रजिस्टर के साथ और ऑपरेटर। और इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज ली गई होती हैं वो भी सिम के अंदर स्टोर होती हैं। ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज इसने एनेबल की हुई हैं। तो तकरीबन ये वो चीज़ें हैं कि जो सिम छोटे से मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं। तो चलें इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।